हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम्पावर लॉ चैनल में। आई होप आपने हमारी सारी वीडियो देख रखी होंगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। क्या आपको पता है मेंटेनेंस क्या होता है और ये कैसे मिल सकता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। आज हम आपको इसके एक एक प्रोविजन के बारे में बताएंगे कि मेंटेनेंस क्या होता है और कौन से लीगल प्रोविजन है जिससे आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। तो आओ चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज वाली वीडियो की। तो सबसे पहले मेंटेनेंस में आपको ये जानना जरूरी है कि मेंटेनेंस होता क्या है। तो मेंटेनेंस रेफर करता है फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि प्रोवाइड की जाती है एसेंशियल नीडेड फॉर सब्सिस्टेंस, जो एक जिंदा रहने के लिए जो आपकी एसेंशियल नीडेड है उनके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है उसको मेंटेनेंस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो सेक्शन 3 भी है हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट HAMA 1956, जो मेंटेनेंस इंक्लूड करता है वो क्या है, वो है आपकी जो फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट का जो भी आपका प्रोविजंस है वो भी मेंटेनेंस में काउंट हो गए। और इसके अलावा जो आप अगर अनमैरिड डॉटर है तो उसका जो रीजनेबल एक्सपेंस है रिलेटेड टू मैरिज, जो उसकी शादी का खर्चा है वो भी अनमैरिड डॉटर की जो शादी का खर्चा है वो भी आपके मेंटेनेंस में ही काउंट होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेंटेनेंस क्या है। तो आप चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जो प्राइमरी पर्पज है वो ये है कि ये मेंटेन करता है इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर डिपेंडेंट कंपेरेटिव टू व्हाट दे एंजॉयड बिफोर सेपरेशंस। तो जो मतलब कि वो अगर इन द केस ऑफ हस्बैंड वाइफ अगर उनका डिवोर्स हो जाए तो उसमें जो दोनों में से कोई भी जो मतलब कि डिवोर्स से पहले जो उनको मिल रहा था, जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको मिल रहा था वैसा ही उसको एक इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेनेंस के जरिए मिलेगा। और दूसरा जो डिपेंडेंट होते हैं उनको भी अगर नेसेसिटेड मेंटेनेंस क्लेम है तो उनके लिए भी ये बात जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क और मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ। तो कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क है, इसमें दो एक्ट आते हैं। एक तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जिसको HAMA भी बोला जाता है, और दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जिसको HMA बोला जाता है। तो ये दो एक्ट हैं जिसके जरिए हम मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 24 और सेक्शन 25। सेक्शन 24 है जो टेम्परेरी मेंटेनेंस के बारे में बताता है, और जो सेक्शन 25 है वो परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में आपको बताता है। तो टेम्परेरी मेंटेनेंस में क्या है, आल्सो नोन एज मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। तो इसको मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट भी बोला जाता है। इसका पेंडेंट लाइट का मतलब क्या है कि जो इसमें जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग है वो अभी ऑन गोइंग है, मतलब कि अवार्डेड ड्यूरिंग ऑन गोइंग डिवोर्स प्रोसीडिंग। तो ये जो मिलता है ऑन गोइंग डिवोर्स प्रोसीडिंग के थ्रू मिल जाता है कि अगर प्रोसीडिंग चल रही है लेकिन उसी के बीच में आपको ये मेंटेनेंस मिलता है, इसलिए इसको मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ जो भी अपना प्रोसीडिंग का खर्चा नहीं उठा सकते वो क्लेम करते हैं अपने इमीडिएट एक्सपेंस ऑफ द स्पाउस हु इज पार्टी टू द प्रोसीडिंग। जो भी मतलब पार्टी प्रोसीडिंग में पार्टी या स्पाउस जो भी हस्बैंड वाइफ अगर वो खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस मैंडेट लाइट के लिए। इसको क्लेम किसके जरिए किया जाता है, सेक्शन 125 वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू भी इसको क्लेम किया जा सकता है। तो ये था आपका टेम्परेरी मेंटेनेंस। अब हम बात करेंगे परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में। जो परमानेंट मेंटेनेंस होता है वो सेक्शन 25 के अंदर आता है। तो इसका क्या होता है, ये कब मिलता है परमानेंट मेंटेनेंस, जब आपका जो डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग है वो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाए, मतलब कि आपको अवार्डेड हो जाए। तो कैन बी अवार्डेड एज ए पीरियोडिकल सम और एन कंटिन्यू बेसिस, या तो आपको पीरियोडिकल लम सम एक अमाउंट दे दिया जाएगा या फिर कंटिन्यू बेसिस पे जो मतलब कि मंथली या फिर ईयरली आपको ये मिल सकेगा। इसमें दोनों स्पोज इंटाइटल होते हैं रिसीव के लिए, जरूरी नहीं है कि वाइफ ही हो। तो अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड को भी ये मिल सकता है, हस्बैंड और वाइफ। ये मैटर करता है कि किसने अप्लाई किया था मेंटेनेंस क्लेम के लिए। अमाउंट में भी अल्टर्ड इफ सर्कमस्टांसेस, अगर परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं तो इसका अमाउंट भी चेंज हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टेम्परेरी मेंटेनेंस क्या है और परमानेंट मेंटेनेंस क्या है। तो चलो ये अब हम बात करें मेंटेनेंस जो हमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के जरिए मिल सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले इसमें कौन कौन क्लेम, इस मेंटेनेंस के लिए कौन कौन क्लेम सकते हैं, इसमें हस्बैंड क्लेम नहीं कर सकता है, ओनली वाइफ क्लेम कर सकती है, पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं, चिल्ड्रन चाहे लेक्टिमेट हो इलेक्टिमेट है, और वो डिपेंडेंट जो भी है वो इसमें मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के जरिए। याद रखना इसमें हस्बैंड क्लेम नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जो इसका सेक्शन है सेक्शन 18 जो हमें बताता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की, वाइफ का मेंटेनेंस है सेक्शन 18 के जरिए क्या है। ए हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। एक जो हिंदू वाइफ है वो एंटाइटल रहती है कि अपने हस्बैंड के द्वारा वो मेंटेन की जाए अपनी पूरी जिंदगी में। तो दिस राइट एग्जिट वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। इस एक्ट के आने से पहले भी ये राइट एग्जिट करता था, चाहे वो इससे पहले शादी हो रखी है चाहे इससे बाद शादी हो रखी है, लेकिन ये राइट उसका एग्जिट करता था। अगर एक वाइफ अलग रहना चाहती है, जैसे हमें अगर जुडिशियल सेपरेशन उसको मिल जाता है और वो अलग रहना चाहती है विदाउट फॉरफिटिंग हर मेंटेनेंस क्लेम, अपना मेंटेनेंस क्लेम को छोड़े बिना अगर वो रहना सकती है, तो कौन कौन से ग्राउंड के ऊपर उसको ये मेंटेनेंस मिल सकता है वो ये बताया गया है। द हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ
डिजर्शंस और विलफुल नेग्लेक्ट। जो हस्बैंड होना चाहिए वो दोषी होना चाहिए, डिजर्शन का मतलब डिजर्ट हो गया, मतलब बगड़ा हो गया, शादी को छोड़ के भाग गया, या फिर विलफुल नेग्लेक्ट मतलब कि जानबूझ के वो निगलेक्ट कर रहा है अपनी वाइफ को। एक ग्राउंड तो ये है। दूसरा ग्राउंड है ही हैज ट्रीटेड हर विद क्रुएल्टी। वो उसको बहुत मतलब मार पीट रहा है, या फिजिकल हार्म भी हो सकता है इसमें, मेंटली हार्म भी हो सकता है क्रुएल्टी में, या मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपको क्रुएल्टी समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ही हैज अनदर वाइफ लिविंग। उसकी जो मतलब कि उसने शादी कर रखी है, या फिर कोंकुबाइन होता है कि वो किसी और के साथ बिना शादी किए हुए एक ही घर में किसी और के साथ रह रहा है, तो ये भी एक ग्राउंड है। ही हैज सीज टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्जन। अगर उसने अपना धर्म चेंज कर लिया, वो हिंदू से किसी और धर्म में चला गया है, तब भी वो अलग रह सकती है मेंटेनेंस लेके। एनी अदर जस्टिफिएबल कोज एग्जिस्ट। और अगर कोई भी और जस्टिफिएबल कोज एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर भी एक वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, और सेपरेट रह के। तो ये थे ग्राउंड मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के लिए। अब सेक्शन 19 है जो हमें बात करता है मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। अगर कोई मतलब कि विडो डॉटर इन लॉ, किसी का मतलब कि जो डॉटर इन लॉ है वो विडो हो रखी है, तो वो कैसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो ये सेक्शन बात करता है विडो डॉटर इन लॉ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ। वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इन कंडीशन पे शी कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ फ्रॉम हर ओन अर्निंग और प्रॉपर्टी। अगर उसके पास वो कुछ कमा रही है, कोई जॉब कर रही है, और जहाँ फिर उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिससे वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, तब वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। शी हैज नॉट रीमैरिड। उसका जो मतलब रीमैरिड नहीं होना चाहिए। अगर वो रीमैरिज कर लेती है तो वो मेंटेनेंस नहीं कर सकती, मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती अगर वो रीमैरिज कर लेती है। शी हैज नो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ। अगर उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जो उसने अपने हस्बैंड से इनहेरिटेड हुई हो उसको, या फिर उसके फादर इन लॉ से इनहेरिटेड हुई हो, अगर उसने उसको प्रॉपर्टी मिल रखी है अपने हस्बैंड के उसके, या फिर अपने फादर से इनहेरिटेड, फादर इन लॉ से प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो रखी है, तो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। तो ये 3 ग्राउंड थे जिसके ये वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 20 के बारे में। ये बताता है हमें मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पर्सन। जो चिल्ड्रन है और एज पर्सन है वो मेंटेनेंस के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं। बोथ हिंदू मेल एंड फीमेल आर ओब्लिगेटेड टू मेंटेन। जो भी हिंदू मेल एंड फीमेल है, चाहे वो हस्बैंड लगा लो या वाइफ लगा लो, मतलब जो भी है मेल और फीमेल, वो ओब्लिगेट होते हैं मेंटेन के लिए देयर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। अपने जो उनके जो जायज या नाजायज बच्चे हैं, जो सो लॉन्ग एज द चिल्ड्रन इज माइनर। अगर लड़का है तो वो माइनर होना चाहिए, जब तक वो माइनर है तब तक उसको मतलब मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है और उनको मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर डॉटर है, अगर इलेक्टिमेट डॉटर है या फिर इलेक्टिमेट जो भी अनमैरिड डॉटर है, जब तक वो अनमैरिड है, जब तक अनमैरिड रहेगी तब तक उसको मेंटेन करना पड़ेगा। देयर एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स हु कैन नॉट मेंटेन देमसेल्फ। उनको अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं, या फिर जो मतलब कि किसी उसकी वजह से चल फिर नहीं पा रहे, उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि अपने आप को खुद मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो सेक्शन 20 हमें बताता है कि हिंदू मेल एंड फीमेल को कैसे मेंटेन करना पड़ेगा। ये 2 रीजन दे रखे हैं। सेक्शन 21 है जो हमें डिपेंडेंट के बारे में बताता है कि डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं मेंटेनेंस क्लेम के लिए। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 22 के बारे में। सेक्शन 22 है जो हमें बताता है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, कि डिपेंडेंट को मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, कि जो डिपेंडेंट है सेक्शन 21 के अंडर उनको मेंटेनेंस कैसे मिलेगा। तो अगर heirs ऑफ ए डिसीज्ड हिंदू आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट आउट ऑफ द स्टेट। जो एक डिसीज हिंदू है, जो मतलब कि मर रखा है, जो कि घर का मुखिया मान लो, जिसके ऊपर सब डिपेंड करते थे, अगर वो मर गया है तो उसके जो हेयर्स, उसके वारिस हैं, वो बाउंड होंगे टू मेंटेन द डिपेंडेंट आउट ऑफ द स्टेट। जो उसकी मतलब जायदाद होगी उससे उसके जो डिपेंडेंट होंगे उसके उसमें से जायदाद में उसके लिए मेंटेन करेंगे। अब आपको ये यहाँ पे ये पता करना है कि ये हेयर्स कौन है। डिपेंडेंट भी तो वही हुए, हेयर्स हुए, तो इन दोनों में डिफरेंस है। हेयर्स क्या होते हैं कि अगर जैसे किसी बंदे के पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी उसमें अपना जो मतलब कि एक प्रॉपर्टी का मतलब कि तीन हिस्से उसने कहीं दान कर दिए, और एक हिस्से में उसके 2 या 3 हेयर थे, तो उसने 3 हेयर को दे दी वो जमीन। तो जो डिपेंडेंट है वो हैव नॉट रिसीव, मतलब कि जो डिपेंडेंट थे उनको शेयर नहीं मिला, शेयर नहीं मिला उनको, उसकी स्टेट थी तो उसमें वो रिसीव नहीं किया उन्होंने शेयर, मतलब कि उनको जमीन में उसमें जायदाद में हिस्सा नहीं मिला। लेकिन जिनको जमीन में हिस्सा मिल गया वो उसके हेयर हो गए, और जिनको नहीं मिला वो डिपेंडेंट रह गए, मतलब जिन डिपेंडेंट को नहीं मिला तो वो डिपेंडेंट क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। द लायबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ स्टेट इनहेरिटेड। अब जिन डिपेंडेंट को मतलब कि जो उसके वारिस थे, जिनको मतलब कि उस स्टेट में हिस्सा मिल गया है, उनको उनकी लायबिलिटी क्या होगी कि उनको कितना मतलब कितना मेंटेनेंस के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा। द लायबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ स्टेट इनहेरिटेड, कि जितना उन्होंने
जायदाद में जितना हिस्सा उनको मिला है उसके प्रोपोर्शनल ही उनकी लायबिलिटी होगी कि उनको उतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर वो 2 हैं तो 2 उनको बराबर उतना देना पड़ेगा मिला के, अगर 3 है तो ऐसे-ऐसे उनको उनकी स्टेट की जो प्रोपोर्शनल के उसमें लायबिलिटी में उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। द राइट एग्जिट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी नॉट अगेंस्ट द हेयर्स पर्सनल। जो ये राइट है ये एग्जिट करता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी की, जो मतलब कि जो डिपेंडेंट थे उनको उसमें हिस्सा नहीं मिला था, उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला था, इसलिए ये राइट एग्जिट करता है, ना कि इसके लिए कि जो हेयर पर्सनली है वो उन हेयर के लिए पर्सनली वो नहीं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, फिर वो उस प्रॉपर्टी के लिए ये मेंटेनेंस का राइट क्लेम कर रहे हैं। आई होप आपको सेक्शन 22 अच्छे से समझ आ गया होगा कि मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट क्या है, 21 के बारे में, कि सेक्शन 21 में डिपेंडेंट कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 21 है जो डिफाइन करता है डिपेंडेंट हु कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ ए डिसीज इन दो। तो कौन कौन से हैं वो? फादर, मदर, विडो, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, अनमैरिड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, विडो डॉटर, विडो डॉटर इन लॉ, माइनर इलेक्टिमेट सन, अनमैरिड इलेक्टिमेट सन। आई होप आपको ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, तो मैं आपको उसको चार्ट के जरिए समझाता हूँ। तो समझो जैसे ये डिसीज था, वो जो डिसीज था ये है, और इसके जो हेयर्स होंगे तो वो किस किस के मतलब कौन कौन उनसे मेंटेनेंस लेगा, जो हेयर है उनसे मेंटेनेंस के लिए कौन क्लेम कर सकता है? या तो उसके फादर मदर, जो डिसीज था उसके फादर मदर, एक तो ये हो गया। दूसरा उसकी विडो, वो क्लेम कर सकती है डिसीज के लिए। उसके बाद सन, अगर उसका सन है वो भी, अगर उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला तो वो भी उसके जो हेयर्स हैं उनसे क्लेम कर सकता है। इन द केस ऑफ अगर सन की डेथ हुई है तो उसकी विडो, या फिर जो अनमैरिड डॉटर है वो, और जो ग्रेट ग्रैंडसन होगा उसको मिलेगा। और फिर अगर ग्रेट ग्रैंडसन का भी शादी हो रखी है और वो उसकी डेथ हो रखी है तो उसकी जो अनमैरिड डॉटर होगी उसको, और उसकी जो विडो होगी उसको, और उसका जो ग्रेट ग्रैंडसन होगा उसको। आई होप आपको समझ आ गया। अगर सन है तो सन को मिलेगा, अगर सन की डेथ हो रखी है तो उसकी विडो को और अनमैरिड डॉटर को, अगर सन की डेथ हो रखी है तो उसके बच्चे को मिलेगा, ग्रेट ग्रैंडसन को, और अगर ग्रेट ग्रैंडसन की भी डेथ हो रखी है तो उसकी विडो को और अनमैरिड डॉटर को और उसके ग्रेट ग्रैंडसन को। और उसके अलावा अगर अनमैरिड डॉटर है उसको मिलेगा, विडो डॉटर है उसको मिलेगा, इसमें एक पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, विडो डॉटर इन लॉ को भी मिलेगा, अगर उसने मतलब प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा उसको नहीं मिला, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं हुई, तो वो भी क्लेम कर सकती है विडो डॉटर इन लॉ। और कब मिलेगा? जब उसके फादर इन लॉ की जमीन से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा तो वो उसको भी विडो डॉटर को भी देना पड़ेगा, इसके जो डिसीज के हेयर है उसको विडो डॉटर को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इलेक्टिमेट सन, अगर इलेक्टिमेट सन है, ना जाए सन है, अगर वो माइनर है, मतलब कि माइनर है, तब ही उसको ये मेंटेनेंस के लिए वो क्लेम कर सकेगा। और इलेक्टिमेट डॉटर, अगर वो डॉटर है अनमैरिड है तब तक वो उसको, ये अगर नजायज अनमैरिड डॉटर है तो उसको भी ये क्लेम मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिसीज को कौन से वो डिपेंडेंट है जो क्लेम के लिए, मेंटेनेंस क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि मेंटेनेंस क्या है और किन किन को मेंटेनेंस मिल सकता है और कौन सी सेक्शन है जिसके थ्रू आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। अब इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं जो हमें बताएंगे। तो सबसे पहले द मेंटेनेंस राइट है वो एक सब्सटेंसिव राइट है अंडर हिंदू लॉ, की एक सब्सटेंसिव एक्टिव राइट नहीं है, ये एक मतलब सब्सटेंसिव राइट है कि आपको मिलना ही मिलना, आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस इज नॉट मियरली फॉर सर्वाइवल बट टू मेंटेन एन इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेंटेनेंस सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सर्वाइव कर सको, बट एक मेंटेन करने के लिए इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपको एक अच्छी लाइफ मिल सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, उसको मेंटेन करने के लिए आप मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हो। द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन डिपेंडेंट रिफ्लेक्ट द हिंदू लॉ एम्फेसिस ऑन फैमिली ऑब्लिगेशंस। जो इसका जो एक प्रिंसिपल लीगल प्रिंसिपल ये है कि जो ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट को मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हिंदू लॉ जो ज़्यादा जोर किसके ऊपर दे रहा है? फैमिली ऑब्लिगेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस एग्जिट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द क्लेमेंट हैज सेपरेट प्रॉपर्टी। तो ये जो राइट है मेंटेनेंस क्लेम का, ये एग्जिट करेगा रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द क्लेमेंट हैज सेपरेट प्रॉपर्टी। अगर क्लेमेंट के पास अगर अलग प्रॉपर्टी है, उसे उस प्रॉपर्टी हिस्सा नहीं मिला जिससे वो मेंटेनेंस मांगना चाहता है, तब भी वो इसका ये राइट जिंदा रहेगा, मतलब कि उसका रिगार्डलेस है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। आई होप आपको मेंटेनेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया हो तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तब भी हमें बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सभी एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का पहले से पता लग सके और हम अच्छी वीडियो आपके लिए और बना सकें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।